हाँ तो नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जो है आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है जो मैं आपके सामने देने वाला हूं। आप दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मुझसे जुड़े होंगे सभी लोग जो है दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे और दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में 50% जो रोल निभाने वाला है वो जीएस का निभाने वाला है। अगर आपका जीएस तगड़ा होने वाला है तो आप जान लीजिए आप दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके सीने पर चढ़ जाएगी। अगर आपका जीएस कमजोर होगा तो कहीं न कहीं आप दूर हो जाएंगे सफलता से। ठीक है, तो मैं उसी जीएस की कड़ी को मजबूत करने के लिए डेली आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे जीएस आपका 50 में 50 कंप्लीट करवा दूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 50 में 50 जीएस कोई भी नहीं कर पाएगा। बोलने का तो सब लोग बोलते हैं 50 में 50 हम करवा देंगे, हमारा वीडियो देखिए, हमारा कोर्स खरीद लीजिए। मैं ये दावा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति कितनों भी पढ़ने में तेज हो, 50 में 50 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में करके जीएस में चला है। मैथ और रीजनिंग की बात अलग है, वहां लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएस के 8-10 क्वेश्चन ऐसे हर परीक्षाओं में बनते हैं जो हम पहली बार देखते हैं। ठीक है, तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो हम पढ़े ही नहीं रहेंगे कि इसका उत्तर क्या सही। और यहाँ पर एसएससी की परीक्षा करा रही है तो यहाँ पर हमें जो है तुक्का नहीं मारना है। अगर हम तुक्का मारते हैं तो हम अपनी सफलता को ठोकर मार रहे हैं। ठीक है, तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का मार करके हमें विजय हासिल नहीं करना है, विजय हमें हासिल करना है अपने कॉन्फिडेंस और अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, लगातार अनवरत तरीके से हम अध्ययन करते जाएंगे। पॉलिटी का वीडियो जो देखिए, जो हमें लगता है महत्वपूर्ण है वैसे आप पढ़ाई करते रहिए। आप जीएस के जितने भी बुक हो सकते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, आप खुद से पढ़ाई करिए। देखिए, किसी के पढ़ाने से कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। जब आप किताब को मित्र मान करके खुद उसमें घुस करके पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं जो है आपको कुछ जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं सहयोग कर सकता हूं, जितना निस्वार्थ भाव से आपका सहयोग कर रहा हूं। और अगर यह सहयोग आपके किसी भी रूप में मार्गदर्शक का काम कर रही है तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और हमें मोटिवेशन देने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन दीजिए, मैं आपका और अच्छी तरीके से सहयोग कर पाऊं। अगर आपका कोई दोस्त, कोई यार दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यह वीडियो आप उसके पास भी भेजिए, क्योंकि मैं जो यह वीडियो इस दरमियान बना रहा हूं 1 अगस्त से लेकर के अनवरत जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आई हैं सभी वीडियो दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो सभी वीडियो दिल्ली पुलिस के लिए आ रही हैं। तो आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संविधान के स्रोत। देखिए, हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वह भारत का है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतना तो सभी लोग जानते होंगे, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर संविधान भारत का तैयार हो गया था। और इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो माननीय बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो संविधान को लिखने का श्रेय, संविधान को सजाने का श्रेय और संविधान को एक समानता देने का श्रेय जो है बाबा साहिब को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया गया था, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसी दिन जो है उस समय जो महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी भारत देश की, वो कांग्रेस पार्टी ने 1929 ईस्वी में इसी दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया था। संविधान स्वतंत्रता के पहले 1929-30 की बात है, उसमें जो है इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 26 जनवरी को लिया था। इसीलिए लोग समझे कि 26 जनवरी को जो सबसे पहले हमने निर्णय लिया था उसकी महत्वता समाप्त न हो, वह अनवरत रूप से हमारे जहन में हमेशा
याद रहे, उसकी याद को सहेजने के लिए 26 जनवरी की डेट फिक्स की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कहेंगे संविधान को बनाने में कितना रुपया लगा था, तो मैं आपको रुपया भी बता देता हूं। संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया व्यय हुआ था। ठीक है, उस समय संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया व्यय हुआ था। ठीक है, इससे ज्यादा रुपया नहीं व्यय हुआ था। जो लिखित आंकड़ा हमारे पास है यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो बेसिक जानकारी है वो सभी कुछ आपको याद हो गई होगी। और चलिए मैं आज चर्चा करता हूं। जो भारत का संविधान है वो विदेशी अर्थात बहुत ही जो अच्छे अच्छे देश है, जो देश है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं इसे नहीं कहूंगा कोई देश अच्छा है या बुरा है, सभी अपने आप में अच्छे हैं। बाहरी देशों से उनके जो संविधान में अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों को ग्रहण करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमारे संविधान के निर्माताओं ने, संविधान के विद्वानों ने, संविधान की रचना करने वाले बहुत ही बड़े मनीषियों ने इसमें स्थान दिया था। ठीक है, तो बाहरी देश के संविधान को लेकर के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था। ऐसा नहीं है कि संविधान को ला करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया गया नकल करके, ऐसा नहीं किया गया। संविधान को ला करके कुछ न कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, उसे जो है भारत की उस पृष्ठभूमि पर रखा गया कि भारत की पृष्ठभूमि पर यह किस तरीके से लागू होगा। ठीक है, तो उस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करके हमारे संविधान में उसे स्थान दिया गया। चलिए उसी की मैं बात करता हूँ। ये जो मैं जो सब इस वीडियो को पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं, ये केवल और केवल ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं जिससे आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं कि मैं जो है संविधान की आज संविधान के स्रोतों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, समवर्ती सूची, ध्यान से सुनिएगा, समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल संविधान के स्रोत से आपके सामने आएंगे। तो चलिए हम अधिक देरी न करते हुए बात करते हैं संविधान का स्रोत की। ठीक है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूं उसे ही पहले याद करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, उसे ही हम याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन को याद करते हैं। किसे याद करते हैं? ब्रिटेन की। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे हमारा देश जो है वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। 15 अगस्त 1947 का वह शुभ दिन था जब हम आजादी की जंजीरों से छूट करके अपने आप को स्वतंत्र महसूस किए। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है हमारे यहाँ पर अधिक दिनों तक राज्य किया था, हमारे यहाँ पर अधिक दिनों तक शासन किए थे ब्रिटेन वाले। तो ब्रिटेन की जो शासन अर्थात ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी उसे हमने ले लिया वहां से। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था अर्थात पार्लियामेंट की व्यवस्था जो थी उसे हमने लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? संसदीय शासन की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय शासन की व्यवस्था लिया है। उसके बाद ब्रिटेन में संसदीय शासन की व्यवस्था के साथ साथ कानून का शासन होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, उसे भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन हमने कहां से लिया है? विधि का शासन कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो इसे देखिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, अपने हिसाब से ट्रिक बनाइएगा। मैं कोई ट्रिक बना के आपके नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आप ट्रिक की सहायता से जब याद करते हैं तो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन वालों ने हमारे यहाँ बहुत अधिक दिनों तक राज्य किया था और हम उनके जो है संसदीय व्यवस्था को, संसदीय शासन की व्यवस्था को हमने लिया था। उसके बाद विधि के शासन को लिया था। उसके बाद एकल नागरिकता अर्थात यहाँ पर जो है हम भारत के लोग चाहे उत्तर प्रदेश के हों तब भी भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, चाहे जम्मू कश्मीर के हों तब भी हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है, चाहे हम जम्मू कश्मीर को हो चाहे उत्तर प्रदेश को हम भारत के नागरिक हैं। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जितने भी राज्य हैं आप राज्य के नागरिकता हैं, अर्थात यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं ब्रिटेन के संविधान से आपको याद हो गया होगा संसदीय शासन की व्यवस्था, विधि का शासन और एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट को एक बार वीडियो नहीं देखिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, जो महत्वपूर्ण है तीसरा, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है?
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक बार पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है? राज्य में जो नीतियां बनेगी उसे निर्देश देने के लिए राज्य की नीतियां किस तरीके से बनाई जाए कि वो जनता के लिए हितकारी हो, वही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात कानून बनाने के लिए एक निर्देश दिया गया है किस तरीके से कानून बनाया जाए जो जनता के लिए हितकारी हो, लाभकारी हो, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से दो चीजें आपको याद रखनी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर आपसे मैं यहीं पर एक क्लास क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए 12। कितने सदस्य? राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। अगर बात की जाए लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में कम किए जाते हैं, राज्यसभा में ज्यादा किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसे, राज्यसभा में ज्यादा इसलिए होते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, राज्यसभा बड़ा सदन है इसलिए यहाँ पे 12 होते हैं, लोकसभा छोटा सदन निम्न सदन कहा जाता है इसलिए यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे याद कर लिए होंगे। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस तरीके से होगा ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलिए चलते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये भी बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों संविधान संशोधन का नियम लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन का नियम कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभार इसमें जो है इसका अनुच्छेद भी पूछ लेता है। संविधान संशोधन का नियम किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का नियम है। बिल्कुल ही एक बार नहीं वीडियो को देखिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का नियम लिया गया है। संविधान के संशोधन का नियम दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको देखिए, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिक के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। आप खुद जाकर के पढ़ाई करिए, किसी के भरोसे पढ़ाई मत करिए। आप किसी का ट्रिक देख करके याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा हाल में भूल जाएगा, विश्वास करिएगा इस चीज को। आप जो चीज खुद से बना करके याद करेंगे वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। इसलिए ट्रिक के पीछे नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने का नियम लिया गया है कि संविधान में किसी पॉइंट पर अगर पेज फंस जाती है तो हम उसमें किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रांस के संविधान से। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मैंने जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगा दिया है उसे आसानी से आप 100% एक्यूरेसी के साथ याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को लिया है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है। हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ कुछ लोग जानते होंगे, मैं इसका अर्थ बताने के उद्देश्य से मैं ये श्लोक नहीं बोला हूं। मैं इस श्लोक इसे बताने के एवज में बोला हूं कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना जो है हमारे देश में कूट कूट कर भरी हुई है, ठीक है। और गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था भी हमने कहां से लिया है? तो फ्रांस से लिया है। मद्देनजर ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अभी अभी हमने राफेल का सौदा भी फ्रांस से ही किया है, ठीक है। तो राफेल की डीलिंग, राफेल हमारे इंडिया में आ भी गए हैं, तो जो कहां से मैंने लिया है? तो फ्रांस से लिया है, ठीक है। तो करंट के मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाली दिल्ली पुलिस में। तो करंट अफेयर की पत्रिका के साथ और किसी एक चैनल को, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, किसी एक प्लेटफॉर्म से आप डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व और गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से चलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संयुक्त अधिवेशन
जो है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब मैं बात करता हूं समवर्ती सूची की। इस समवर्ती सूची है क्या? जब आप संविधान के अनुसूची नंबर 7 को पढ़ेंगे तो उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को स्थान दिया गया है जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती हैं। उस विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसे ही कहा जाता है समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जानकारी देखिए, इसे पढ़ने के साथ साथ आप कुछ जानकारी भी लेते रहिए। आपको मैंने पढ़ा दिया संयुक्त अधिवेशन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। संयुक्त अधिवेशन होता क्या है उसे भी आपको फिलहाल जानना चाहिए। तो संयुक्त अधिवेशन कहते किसे हैं इसे आप ध्यान रखिए। जब किसी एक मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में पेच फंस जाता है, अर्थात वोटिंग के माध्यम से उसका निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को किस अनुच्छेद के तहत आहूत करते हैं अर्थात बुलाते हैं? तो उसे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, यदि किसी विषय पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में पेच फंस जाता है, किसी विषय पर मुद्दा फंस जाता है, उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रपति तो बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब इसे कैसे याद करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लोकसभा के और राज्यसभा को जब आप पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। जो लोकसभा होता है उसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और राज्यसभा जो होता है उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545 सदस्य हैं। और राज्यसभा में 252 सदस्य हैं। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, जिसके प्रधान, जैसे लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो उसके जो हेड होंगे वही अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के बहुमत कम है, इस वजह से उनके अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्षता नहीं करते। तो उम्मीद है कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में जो फैक्ट है आपको याद हो गया होगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको याद हो गया होगा क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ग्रहण की गई है। चलिए अब बात करते हैं जापान की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जिस पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, उसे आसानी से ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो चीजें ली गई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी की बात आते ही हमें और आपको हिटलर की याद आ जाती है। ठीक है, तो जर्मनी का नाम जैसे याद होता है, हम और आप हिटलर को याद कर देते हैं। हिटलर क्या था? तानाशाह था। हिटलर क्या था? तानाशाह था। द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है द्वितीय विश्व युद्ध कराने में। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही हुआ था पोलैंड के द्वारा जर्मनी पर आक्रमण, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ही हुई थी जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से, वो जो हिटलर ने करवाया था। कभी हम द्वितीय विश्व युद्ध पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, अर्थात मैं इसे बताने का उद्देश्य ये है कि आप इतना जरूर समझिएगा कि जर्मनी की बात आते ही हम समझते हैं हिटलर, तानाशाही शासन। ठीक है, तो वहां पर क्या सबसे ज्यादा लगता रहा होगा? जब कोई तानाशाह हो जाएगा वहां पर कैसी व्यवस्था हो जाएगी? आपातकालीन व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। ध्यान रखिएगा, आपात उपबंध कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। जब वहां पर तानाशाही शासन चल रहा है तो वहां पर जायज सी बात है, केवल याद करने के लिए बोल रहा हूं, फैक्ट नहीं है, केवल याद हो जाए आपको, इस वजह से मैं बता रहा हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है जर्मनी में आपातकालीन व्यवस्था चल रही है। जर्मनी में हिटलर का नाम आते ही हमें ऐसा पता चलता है तानाशाही शासन होगा, और तानाशाही शासन होगा तो आपातकाल लगेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा, आपात उपबंध संविधान के 20वें भाग में वर्णित है। ठीक है, आपात उपबंध राष्ट्रपति के द्वारा
मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया था राष्ट्रपति के द्वारा जो 3 आपात उपबंध है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन पक्का है, यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिएगा। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो सब पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं। तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध। अब चलिए हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, चलिए यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है। सबसे पहले आप इसे ध्यान रखिएगा, जो यूएसए है वो सबसे ही पावरफुल देश है आज की डेट में, और पहले भी यूएसए जो था, अमेरिका जो था, सबसे पावरफुल देश था। अर्थव्यवस्था की दृष्टि में भी और रक्षा की दृष्टि में भी, सब कुछ दृष्टि में यूएसए आज की डेट में और पहले भी सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो अमेरिका जो है डॉन है, ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। इस वजह से इसे ध्यान रखिएगा, वो किसी के भी अधिकारों को मार सकता है, किसी के भी अधिकारों को खत्म कर सकता है। ध्यान रखिए, मैं इसे केवल याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि यूएसए के संविधान से आपको याद हो जाए, यूएसए बहुत ही पावरफुल आदमी है, बहुत ही पावरफुल देश है। इस वजह से वहां किसी भी अधिकार को समाप्त कर सकता है, अर्थात मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है, जब मूल अधिकार को हनन कर सकता है, ठीक है। तो केवल याद करने के लिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको गलत पढ़ाने का, ये केवल याद करने के लिए मैंने बोला है, ठीक। उसके बाद आइए, यूएसए के संविधान से एक चीज और ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भी यूएसए के संविधान से लिया गया है, अर्थात हमारे देश में कोई भी बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? संविधान बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अर्थात न्यायपालिका, और सबसे बड़ा अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे बड़ा हमारे देश में एक किताब को जगह दी गई है संविधान की। संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है, संविधान ही सबसे आगे है, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से ग्रहण किया गया है? तो ग्रहण किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से। अब बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और यह किस संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जब संविधान की सर्वोच्चता होगी और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो यहां पर एक आप कोरिलेट कर लीजिएगा, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है? यहां पर न्यायालय की व्यवस्था तो होगी, ठीक है। तो न्यायालय की व्यवस्था जरूर होगी, ठीक है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने कहां से लिया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपको याद हो गए होंगे। मैंने 2 पॉइंट ऊपर मैंने छोड़ा था, वो पॉइंट है, एक है कनाडा और एक है रूस। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसे भी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। यूएसए का संविधान और कनाडा के संविधान से आप याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। ये देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है संघ और राज्य सरकार के बीच जो संबंध है वो किस तरीके के संबंध होने चाहिए, ठीक है। संघ और राज्य सरकार के बीच, एक संघ सरकार हमारे देश में काम करती है और उसके नीचे जो है राज्य सरकारें काम करती है, ठीक है। तो संघ और राज्य सरकार के बीच संबंध जो होंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था जो होगी, वो कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं शक्तियों का विभाजन, अर्थात इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से, इसमें यह भी बताया गया है किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है। तो कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था लिया है, केवल यही याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब एक चीज मैंने यहां पर ऊपर सबसे लिखा है, वो लिखा है रूस। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? वास्तव में रूस के संविधान से हमने जो है मूल कर्तव्य लिया है, ठीक है। रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिया है, और वह मूल कर्तव्य मैंने इसे अलग अलग इस वजह से लिख दिया है क्योंकि यह संविधान के बनते समय हमने नहीं लिया था। जो मौलिक कर्तव्य हमारे, हमने संविधान के बनते समय मैंने नहीं लिया था, इसे हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य ले लिया था, ठीक है।
तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। समझ में आया आपको? तो इसे किस तरीके से याद करें? रूस मतलब आप एक छोटा सा मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। एक फनी ट्रिक है, कोई बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहता हूं ट्रिक के पीछे जाइए, लेकिन बता भी देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको व्यवस्था हो जाए याद करने के लिए। लेकिन ट्रिक आपको खुद बनानी चाहिए। जैसे रूस है, रूस मतलब रूसी, रूस मतलब रूसी। जब आपके बाल में रूसी हो जाएंगे तो आपका मूल कर्तव्य बनता है, आपका मूल कर्तव्य बनता है कि आप रूसी को हेड एंड शोल्डर लाइए, आप कोई शैम्पू लगाइए जिससे रूसी साफ हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। रूस मतलब रूसी, और रूसी को निकालना हमारा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है हम रूसी को निकालें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास किया है संविधान के स्रोत को समझाने का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए, मैं आपको और अच्छी तरीके से आपकी वर्दी तक पहुंचाने में मदद कर सकूं। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लगेगा, आपका पैसा नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा, लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 5, 6, 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो आएगा आप पढ़ाई के दरमियान इसे देख लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है मेरे जीएस की वीडियो। यहाँ पर जीएस ही नहीं, मैं जो है मैथ की भी बात करूंगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे मैं आपके सामने देने का पूरा प्रयास करूंगा, और जो रीजनिंग के टॉपिक होते हैं उसको भी मैं देने का प्रयास करूंगा। कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक को देने का प्रयास करूंगा। अकेले हूं, वन मैन आर्मी की तरह आपके लिए काम कर रहा हूं। जितना मैं अकेले कर सकता हूं मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद आपका, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।